नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम चर्चा कर रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास में। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी हम जो विशेषताएं हैं वो पढ़ रहे थे। विशेषताओं में हम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विशेषता पहले पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने आर्थिक विशेषता भी कंप्लीट समझ ली थी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। जो ये भी क्या है, एक प्रकार की सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो नगर नियोजन को हम डिटेल से समझने वाले हैं। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारे लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा आप यदि छोटी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आप ये लेक्चर सीरीज पूरी देख सकते हैं। लेकिन उनके लिए क्या है, छोटी एग्जामों के लिए थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो देखने में कोई बुराई नहीं है, हालांकि थोड़ा कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो की। और हेडिंग है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं और उसमें भी नगर नियोजन। तो आज की आपको हेडिंग लगा लेनी। ये सारी विशेषताएं देखिए हम पढ़ चुके हैं पहले, तो इन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो ये हेडिंग है हमारी आज की, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। तो पूरी हेडिंग लगा ली है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, जिसको हम टाउन प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, नगर नियोजन का मतलब होता है नगर को स्थापित या बसाने की जो रूपरेखा होती है उसको हम प्लानिंग बोलते हैं, नियोजन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है उसको एक विशेष प्रकार से स्थापित किया गया, विशेष प्रकार से बसाया गया है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इस वीडियो में हम इसकी सारी विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। देखिए, नगर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, सड़कें होती हैं। आधुनिक नगरों में आप देखेंगे सड़कें घुमावदार होती है, मोड़दार होती हैं। ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का आप नगर देखेंगे और मोहनजोदाड़ो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो समकोण पर एक दूसरे को काट रही थी। तो सबसे बड़ी पहली और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। और इस प्रणाली को हम बोलते हैं आयताकार ग्रिड प्रणाली। इसको क्या हम बोलते हैं, आयताकार ग्रिड प्रणाली। जब बहुत सारी सड़कें इस प्रकार से एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो ऐसी प्रणाली को हम बोलते हैं आयताकार ग्रिड प्रणाली। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ग्रिड का मतलब एक तरीके से जाल यहाँ पर बिछाया गया है सड़कों का समकोण पर। तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ पर मोहनजोदाड़ो का चित्र दिखाया गया जिसमें यहाँ पर बीच में एक सड़क है। ठीक, ऊपर इस प्रकार से एक सड़क है और बीच में जो गलियां हैं, इन सभी की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ऐसा नहीं कि इस प्रकार से घुमावदार सड़कें यहाँ पर बना दी, ऐसा नहीं था। तो पहली विशेषता सिंपल सी आपको याद रहेगी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आप सड़कों वाला पूरा जाल देखेंगे तो आपको ये ग्रिड प्रणाली पर दिखाई देगा। ग्रिड प्रणाली पर आधारित ये दिखाई देगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट विशेषता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा तो नहीं है कि एक ही नगर प्राप्त हुआ है, बहुत सारे नगर प्राप्त हुए हैं। ठीक, 500 से ज्यादा नगर यहाँ पर खोजे जा चुके हैं। तो जितने भी नगरों की, छोटे मोटे नगरों की खोज की गई है, ऐसा पाया गया कि उसमें अधिकांशतः एक दो अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें ज्यादातर जो नगर है वो दो भागों में विभाजित है। दो भागों में कैसे, इस चित्र में आप देख सकते हैं। एक भाग तो यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ मकान बनाए हुए हैं। ठीक, और एक भाग इधर है, तो इधर कुछ मकान बनाए हुए हैं। तो ये दोनों पास पास हैं, तो एक ही नगर का हिस्सा है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था वो दो भागों में बसाया गया था। इसके बीच में एक लंबी चौड़ी सड़क है, लंबा चौड़ा रास्ता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनको किस प्रकार से विभाजित किया गया था। तो आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों को
तो बीच में से रोड है इस प्रकार से, और इधर वाला जो क्षेत्र है ये आपको दुर्ग क्षेत्र दिखाई देगा। ये थोड़ा सा ऊंचाई पर स्थित है, लंबे चौड़े यहाँ पर भवन है, इसलिए माना गया इसको दुर्ग क्षेत्र है। इसको गढ़ी क्षेत्र बोला गया, दुर्ग क्षेत्र कहा गया। और पूर्व की तरफ ये जो भाग है यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटे छोटे मकान है, तो सामान्य बस्ती यहाँ पर मानी जाती है। तो ये जो नगर है ये निचला नगर कहलाता है, यानी कि ऊंचाई में थोड़ा सा इस वाले से कम है, दुर्ग वाले क्षेत्र से थोड़ा सा नीचा है ये, तो इसको बोलते हैं निचला नगर। ठीक है, तो बस्ती किधर है? पूर्व की साइड में। दुर्ग कौन सी साइड में? पश्चिम की साइड में। सभी में यही देखा गया, यही पैटर्न सभी में देखा गया। पश्चिम की साइड में दुर्ग, पूर्व की साइड में बस्ती। ऐसा भी तो हो सकता था कि पूर्व की साइड में दुर्ग हो और पश्चिम की साइड में बस्ती हो, कहीं कहीं पर ये तो मिल सकता था, लेकिन नहीं, ज्यादातर जगह यही मिला है, सभी जगह है। ठीक है, पश्चिम में दुर्ग है, पूर्व में नगर। तो ये इंपॉर्टेंट विशेषता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बस्ती क्षेत्र है या आवासीय क्षेत्र है वो कौन सी साइड में बसाया गया था, दुर्ग क्षेत्र कौन सी साइड में बसाया गया था। जिसे आपसे पूछ लेगा पूर्व साइड, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, एक विशेषता ये भी है कि इनको दीवारों से घेरा गया था, चारों तरफ क्या है, दीवारें हैं, और इनका एक ही द्वार होता था, कोई से भी साइड हो एक ही द्वार है इसमें घुसने का, क्योंकि चारों ओर दीवारें हैं, और सॉरी एक ही गेट है, घुसने का क्या है, एक ही गेट है, और चारों तरफ क्या है, दीवारें हैं। तो एक द्वार होता था। तो ये भी एक विशेषता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी देखे गए। जैसे अपवाद में आप चर्चा करेंगे धोलावीरा। तो धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। धोलावीरा को आगे हम पढ़ेंगे, धोलावीरा से क्या क्या मिला है, सारी विशेषताएं हम देखेंगे। धोलावीरा की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ है गुजरात में। धोलावीरा का जो नगर है वो 3 भागों में विभाजित आपको देखने को मिलेगा। तो धोलावीरा वाला जो नगर है वो इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, दूसरा है चानूदड़ो। चानूदड़ो आप देखेंगे तो धोलावीरा से थोड़ा सा ऊपर आएंगे, यहाँ पर चानूदड़ो आपको दिखाई देगा। तो चानूदड़ो जो नगर है वो पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। और चानूदड़ो की आप विशेषता देखेंगे तो आप पाएंगे कि चानूदड़ो में दुर्ग क्षेत्र नहीं है, इसको दुर्गीकृत नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें सामान्य बस्ती है और उसके ऊपर, उसके चारों ओर भी कोई दीवार यहाँ पर खींची नहीं गई है। तो चानूदड़ो क्या है? दुर्गीकृत नहीं है, कोई दीवार यहाँ पर खींची नहीं गई है नगर के चारों तरफ। ठीक, लोथल और सुरकोटड़ा को आप देखेंगे, ये भी कहाँ पर है? गुजरात में है। तो लोथल सबसे नीचे है यहाँ पर गुजरात में, और यहाँ पर है सुरकोटड़ा, फिर ऊपर धोलावीरा, फिर ऊपर चानूदड़ो। तो ये इस प्रकार से लोकेशन यहाँ पर पाई जाती है। तो सुरकोटड़ा और लोथल को आप देखेंगे तो यहाँ पर दुर्ग और निचले नगर में विभाजन नहीं किया गया है, यानी कि आप पाएंगे कि ये मान लेते हैं ये पूरा नगर है। ठीक है, इसी में इधर दुर्ग वालों बस गए और इधर सामान्य लोग बस गए, तो इनमें विभाजन नहीं है, और इसको पूरे को एक ही दीवार से यहाँ पर घेर दिया गया है। इनमें विभाजन आप देखने को नहीं मिलेगा। कालीबंगा में नगर के दोनों भाग एक ही दीवार से घेरे गए हैं। तो कालीबंगा के जो नगर है वो भी आपको दोनों भाग एक ही दीवार से यहाँ पर घेरे गए हैं। ठीक है, ये जो बाहर वाली दीवार है ये दोनों की एक ही है। लोथल और सुरकोटड़ा, इनमें भी आपको निचले नगर और दुर्ग में विभाजन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी क्या है, दोनों मिक्स रूप से बसाए गए हैं। चानूदड़ो में दुर्गीकृत क्षेत्र नहीं है, ये वाला हिस्सा नहीं है, सामान्य बस्ती पाई गई है। ठीक, धोलावीरा में आप देखेंगे तो धोलावीरा का जो नगर है वो 3 भागों में विभाजित है। तो ये 5 अपवाद हैं, ये 5 अपवाद आपको ध्यान में रखने, और अपवादों से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि वो अपवाद हैं इसलिए क्वेश्चन वहां से ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो पूछ लिया जाएगा कि धोलावीरा का नगर कितने भागों में विभाजित है, और वहां पर सीधा सीधा पूछा जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो धोलावीरा वाला जो नगर है वो 3 भागों में विभाजित था। चानूदड़ो, उसमें दुर्गीकृत क्षेत्र नहीं था। लोथल सुरकोटड़ा, इसमें निचले नगर और दुर्ग क्षेत्र में विभाजन नहीं किया गया था। कालीबंगा में दोनों क्षेत्रों में तो विभाजन था, लेकिन दोनों को एक ही दीवार से यहाँ पर घेरा गया था। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कैसे बसाया गया था ये आपको पता चल गया।
सड़कें कैसे बिछाई गई थी ये आपको पता चल गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का जो दुर्ग स्थापत्य है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी कि जो दुर्ग क्षेत्र है इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके रख दिया है और आप देखेंगे इसके चारों तरफ एक लाइन सी खींची गई है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो मोटी दीवार है उसको दिखाती है कि इसके चारों तरफ एक मोटी दीवार खींची गई थी। इसको चारों ओर से दीवार से घेरा गया था। ठीक, ये जो पूरा दुर्गी क्षेत्र है, पूरा दुर्गी क्षेत्र, इसको ऊंचाई पर बसाया गया था, इसको चबूतरे पर बसाया गया था। पहले तो यहाँ पर बहुत सारी ईंटें जमा की गई, फिर इसको थोड़ा सा ऊंचा किया गया और उसके बाद यहाँ पर संरचनाएं निर्मित की गई है, भवन निर्मित किए गए हैं। तो ऊंचे चबूतरे पर इसका निर्माण हुआ है और चबूतरे बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। दुर्ग में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है भवन बनाने में। ठीक है, दुर्ग के भवन बनाने में, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं आप, दुर्ग के भवन बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। दुर्ग के अंदर बड़े बड़े भवन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, जैसे महाविद्यालय है, विशाल स्नानागार है, तो इस प्रकार की जो बड़ी संरचना है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। माल गोदाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो बड़ी बड़ी संरचनाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दुर्ग के अंदर महाविद्यालय आपको देखने को मिलेगा। विशाल स्नानागार की बात करें तो मोहनजोदाड़ो से हमको विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। विशाल अन्नागार के साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदाड़ो से हमको विशाल अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, और पहले भी हम समझ चुके हैं कि जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशालतम जो संरचना है, सबसे विशालतम जो इमारत है, वो वहां का अन्नागार है, विशाल अन्नागार, जो कि हमको मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों से प्राप्त हुआ है। लेकिन दोनों की अगर आप तुलना करेंगे तो मोहनजोदाड़ो वाला ज्यादा है, क्योंकि उसमें कमरे ज्यादा हैं। तो मोहनजोदाड़ो वाला जो इस अन्नागार है उसमें 27 कमरे हैं, जबकि आप हड़प्पा वाले में देखेंगे तो हड़प्पा वाले में आपको 12 कमरे दिखाई देंगे। तो दोनों में कमरों का फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर 27 कमरे हैं, यहाँ पर 12 कमरे हैं। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता की विशालतम इमारत कौन सी है, तो इमारत आपको यही बताना है, मोहनजोदाड़ो का विशाल अन्नागार, ना कि हड़प्पा का। ठीक है, तो यहाँ पर हड़प्पा देखिए बहुत बार क्या होती है, जो छोटी एग्जाम होती है उनमें सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं कि विशाल अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो वहां पर ऑप्शन में हड़प्पा होगा। ठीक, मोहनजोदाड़ो नहीं होगा तो आपको हड़प्पा पर टिक करना पड़ेगा, क्योंकि हड़प्पा से भी हमको विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन जो सिविल सर्विसेज होती हैं, जो बड़ी एग्जाम होती है, जिनमें कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उनमें कहीं पर ये दिख गया आपको कथन कि मोहनजोदाड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता की विशालतम इमारत प्राप्त हुई है, तो वो कथन गलत नहीं है, वो कथन बिल्कुल सत्य है। और सिंधु घाटी सभ्यता की विशालतम जो इमारत है वो विशाल वहाँ का अन्नागार है, अन्न रखने का स्थान है। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो से 27 कमरों वाला अन्नागार प्राप्त हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो इसको आप करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा? मोहनजोदाड़ो आएगा। सभा भवन के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। दुर्ग चारों ओर से दीवार से घेरा गया था, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये जो पूरा दुर्ग क्षेत्र है इसका एक प्रशासनिक महत्व रहा है। ऐसा माना जाता है इतिहासकारों द्वारा कि यहाँ ये जो क्षेत्र है पूरा प्रशासन था और बड़े बड़े लोग यहाँ पर रहते थे। हालांकि यहाँ पर महल जैसी कोई संरचना नहीं मिली है, महल नहीं मिले हैं, ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। यहाँ से महल आपको नहीं मिले हैं। ठीक है, मंदिर जैसी संरचना यहाँ से नहीं मिली है। तो महल और मंदिर जैसी संरचनाएं सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिली है, कहीं से भी नहीं मिली है। तो इसका जो ये पूरा जो दुर्ग क्षेत्र था इसका एक प्रशासनिक महत्व रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो पुरोहित वर्ग था, ठीक है, तो उसने पूरे नगर को एक सुनियोजित तरीके से बसाया है। तो ये जो दुर्ग वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी चीजें, जो सार्वजनिक चीजें हैं, वो यहाँ पर अलग से बसाई गई है।
तो इसका मतलब ये दिखाता है कि यहाँ पर जो प्रशासन था वो उत्तम किस्म का रहा है। उसकी बात सभी लोग मानते थे। तभी तो स्नानागार, अन्नागार, महाविद्यालयों, सभा भवन इनको अलग बसाया गया है, जबकि सामान्य बस्ती को अलग किया गया है, ताकि महाविद्यालय, महासभा भवन ये डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो दुर्ग क्षेत्र अपने आप में प्रशासनिक महत्व को प्रदर्शित करता है। तो ये है हमारा पूरा दुर्ग स्थापत्य। फिर से बता रहा हूँ, विशाल अन्नागार में आपको मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों याद रखने, लेकिन दोनों में अगर पूछा जाए तुलना करके और दोनों ही ऑप्शन में हो तो मोहनजोदाड़ो के साथ आपको जाना है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो में 27 कमरों वाला विशाल अन्नागार मिला है, जबकि हड़प्पा में 12 कमरों वाला। और जब मोहनजोदाड़ो नहीं हो ऑप्शन में तो हड़प्पा पर टिक करना है। ठीक है, दोनों में एक जरूर मिलेगा, क्योंकि यही दो स्थान है जहां से हमको विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। दुर्ग के भीतर विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, जो कि कहां से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से। ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किया गया है, 27 कमरों वाला ये संरचना है। वायु संचार वाहिका यानी कि खिड़कियों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से एक बड़ी सी इमारत बनाई गई थी, और जहां से कुछ हमको अन्न के दाने प्राप्त हुए, तो ऐसा माना गया कि इतिहासकारों द्वारा यहाँ पर अन्न इकट्ठा किया जाता था। ठीक, खिड़कियां बनाई गई, संचार वाहिकाएं, ताकि अंदर की गर्मी बाहर निकल सके और बाहर की जो फ्रेश वायु है वो अंदर आ सके, ताकि जो अनाज है वो खराब ना हो। और ये जो विशाल अन्नागार है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। इमारत की बात करें अपन, सबसे बड़ा मकान है। ठीक, अगर पूछा जाए आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थापत्य क्या है, तो लोथल का गोदीवाड़ा हमने पढ़ा था, आपको याद होगा पहले। ठीक, तो सबसे बड़ी संरचना लोथल का गोदीवाड़ा था, लेकिन सबसे बड़ा जो भवन है, इमारत है, वो क्या है? मोहनजोदाड़ो का अन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से हमको मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के विपरीत यहाँ से मंदिर और महल जैसे बड़े स्मारक के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो मंदिर नहीं मिला है, महल का साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है। तो महल में कई बार लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिली है और वहां पर महल हो, तो महल भी नहीं मिला, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन हम पढ़ रहे थे। नगर में पहली बार हमने सबसे पहले हमने देखा सड़कें, देखी सड़कें कैसे बिछाई गई थी समकोण पर। फिर देखा नगर को मोटा मोटा भाग देखा ऊपर से कि नगर को 2 भागों में बसाया गया था। पश्चिम वाला भाग दुर्ग क्षेत्र था, पूर्व वाला भाग बस्ती था। फिर हमने भवनों की बात की, दुर्ग स्थापत्य की बात की कि दुर्ग में क्या क्या चीजें थी। तो दुर्ग की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम समझ चुके हैं। वहाँ पर सभा भवन था, महाविद्यालय था, विशाल अन्नागार था, विशाल स्नानागार था। तो इस प्रकार की जो बड़ी चीजें थी वो दुर्ग क्षेत्र में थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भवन स्थापत्य की, यानी कि मकान कैसे कैसे बनाए गए थे, मकानों की विशेषता क्या है। मकान स्थापत्य की हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान इस प्रकार से खंडर है, लेकिन इतिहासकार इन्हीं खंडरों को देख करके कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। उन्हीं निष्कर्ष को आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। घरों में एक आंगन हुआ करता था, प्रत्येक घर में एक आंगन था। जैसे ये आंगन बना दिया, इसके चारों ओर यहाँ पर कमरे बना दिए, इसके चारों ओर इधर कमरे बना दिए, इसके चारों ओर इधर कमरे बना दिए। ठीक है, इधर कमरे बना दिए और एक गेट छोड़ दिया आने जाने के लिए। तो घरों में आंगन होता था, हर घर में एक आंगन था। हर घर में आपको एक रसोई घर देखने को मिलेगा, हर घर में आपको एक कुआं देखने को मिलेगा। तो ये तो क्या है, कॉमन चीजें हैं, आंगन, रसोई घर और कुआं, ये तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ मंजिल ऐसे, कुछ मकान ऐसे थे जो 2 मंजिले थे, उनमें ऊपर जाने के लिए, छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। लेकिन जो 2 मंजिले नहीं है, वहां पर सीढ़ियां आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो 2 मंजिले भवन भी थे जिनमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया गया था। सामान्यतः खिड़कियां नहीं बनाई गई थी, सामान्यतः खिड़कियां यहाँ पर नहीं बनाई गई थी। लेकिन आप देखेंगे कि जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो से हमको खिड़कियों के साक्ष्य मिले हैं।
थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि मोहनजोदाड़ो में एक विशाल अन्नागार पाया गया और अन्नागार में खिड़कियां बनाई गई थी। संचार जो वाहिकाएं हैं उनका प्रयोग यहाँ पर किया गया था, खिड़कियों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो से हमको खिड़कियों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, मोहनजोदाड़ो से हमको खिड़कियों के साक्ष्य मिलते हैं और कहीं से हमको खिड़कियों के साक्ष्य नहीं मिलते। घरों के जो मुख्य द्वार होते थे वो सड़क की ओर नहीं खुलते थे। जैसे इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये मुख्य सड़क है, यहाँ पर एक कोई भवन बनाया गया, तो इसका जो द्वार होगा वो इस तरफ होगा, ना कि इधर। ठीक है, इधर गली है, फिर इधर एक भवन है, तो उसका उसका द्वार इस तरफ होगा। यहाँ पर कोई घर है तो उसका द्वार इस तरफ होगा। इस प्रकार से जो भवन होते थे, जो मकान होते थे, उनके जो मुख्य द्वार हैं वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते हैं, वो मुख्य सड़क की ओर नहीं है, वो अंदर गली की तरफ है। लेकिन एक अपवाद है लोथल। लोथल के शहर में जो मकान देखने को मिले, उनके जो गेट हैं वो मुख्य द्वार की मुख्य सड़क की तरफ है। तो इसका क्या अपवाद है? लोथल। और खिड़कियों का अपवाद क्या है? मोहनजोदाड़ो। ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से खिड़कियों के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ के घरों के जो मुख्य द्वार हैं वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते हुए दिखाई देते हैं, वो है लोथल। ठीक है। अच्छा, अब ये जो भवन बनाए गए हैं इनका निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। अब इन पक्की ईंटों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? तो सामग्री के रूप में कच्ची ईंट, पक्की ईंट, पत्थरों सभी का प्रयोग हुआ है। पत्थरों का प्रयोग नलियों को ढकने में किया गया था, कच्ची ईंटों का प्रयोग आधार बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, और कहीं कहीं पर कच्ची ईंटों के मकान भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन रेयर केस है। कुछ एक दो ऐसी बस्तियां हैं जैसे कालीबंगा। तो कालीबंगा जो पूरी बस्ती है, जो पूरा शहर है, वो कच्ची ईंटों से ही निर्मित है, उसको हम अलग से देखेंगे। ठीक, तो सामग्री के रूप में कच्ची ईंट, पक्की ईंट और पत्थरों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इनको जोड़ने के लिए आजकल लोग पत्थरों को जोड़ने के लिए, ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जोड़ने वाली सामग्री के रूप में गीली मिट्टी, डामर, जिप्सम, इन सब का प्रयोग करते थे। सौंदर्य की जगह ये लोग उपयोगिता पर बल देते थे, मकानों को सजाने पर बल नहीं देते थे, छज्जे वज्जे नहीं निकाल देते थे, इनको बालकनी नहीं बनानी आती थी। ठीक है, ये सीधा सिंपल मकान बनाते थे और ऊपर छत डालते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ज़्यादा खिड़कियां भी नहीं बनाते थे। आजकल वाले बनाते हैं ना, कांच की खिड़कियां लगाते हैं, कई प्रकार से खिड़कियों को बना करके घर को सुंदर दिखाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऐसा नहीं करते थे। ठीक, तो भवन स्थापत्य आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दुर्ग स्थापत्य आपको ध्यान रखना है। पूरे नगर की संरचना आपको पता होनी चाहिए कैसी थी। ठीक है, सड़कें किस प्रकार से बिछाई गई थी, ये सारी बातें आपको माइंड में रखनी है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं सीवरेज और उत्तम जल निकासी व्यवस्था की। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी बड़ी विशेषता यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में उत्तम जल निकासी की व्यवस्था की गई थी, यानी कि पानी को नगर से बाहर निकालने के लिए एक प्रॉपर जल निकासी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई थी। ठीक है, पहले छोटी छोटी नालियाँ बनाई गई, फिर ये छोटी नालियाँ आगे जाकर के बड़ी नालियों में गिर जाती थी, फिर ये बड़ी बड़ी नालियाँ आगे जाकर के बड़े नाले में गिर जाती थी। तो इस प्रकार से पूरी एक संरचना यहाँ पर बनाई गई थी। तो इसको हम बोलते हैं उत्तम जल निकासी व्यवस्था। यहाँ पर आप देखेंगे चित्र में, ये जो पूरा आप गैलरी देख रहे हैं, ये गैलरी नहीं है, ये नाला है, भूमिगत नाला है, जिसमें इधर से एक इतिहासकार इसको देख रहा है। ठीक है, तो उत्तम जल निकासी किससे बनाई गई थी? पक्की ईंटों से निर्मित थी, पत्थर और ईंटों से ऊपर से ढकी गई थी। तो आप ये देखेंगे ईंटों को जोड़ करके यहाँ पर इसको ढका गया है। तो बहुत सारी जगह इनको पत्थरों से भी ढका गया है, ऐसे सिंगल पत्थरों से इनको ढक दिया गया है, बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थरों से। ठीक, तो उत्तम जल निकासी ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की पूरे विश्व में जितनी भी सभ्यता पाई गई थी, उनमें सबसे श्रेष्ठ ये व्यवस्था यहाँ पर देखी गई सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो पक्की ईंटों से बनाया गया था, पत्थर और ईंटों से इसको ढका गया था।
और नियमित अंतराल पर, यानी कि इसकी साफ सफाई करने के लिए नियमित अंतराल पर मैन होल्स बनाए गए थे, छोटे छोटे गड्ढे बनाए गए थे, जिनमें से इसको साफ किया जा सके। ठीक है, तो नियमित अंतराल पर मैन होल्स का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया था। ये भी एक प्रकार की इंपॉर्टेंट विशेषता है। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटी नालियाँ आगे जाकर के बड़े नालों में गिर जाती थी। अपवाद आप देखेंगे बनावली। बनावली को हम पढ़ेंगे, बनावली की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, सारी चीज हम देखेंगे। अभी के लिए आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि बनावली से हमको नालियों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। एक अपवाद है कालीबंगा। अब कालीबंगा से नालियों के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन कालीबंगा में जो नालियां बनाई गई थी वो पक्की ईंटों और पत्थर से नहीं बनाई गई थी, वो लकड़ियों से बनाई गई थी। तो कालीबंगा से लकड़ी की नालियां हमको यहाँ पर मिलती हैं। अच्छा, हम ये कैसे कह सकते हैं कि कालीबंगा से लकड़ी की नालियाँ मिली हैं? देखिए, नाली बनाने के लिए आपको मिट्टी को खोदना पड़ेगा। इस प्रकार से एक सीधी रेखा में मिट्टी खोदनी पड़ेगी। ठीक है, फिर ईंटें जमानी पड़ेंगी, नीचे ईंटें जमाने पड़ेंगे, उनको जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक ढलान में ये जो क्या है, नाली खोदी जाती है, उसमें ईंटें जमा करवाई जाती हैं। तो सभी स्थलों से हमको ये प्राप्त होता है बनावली को छोड़ करके। लेकिन कालीबंगा में आप ये जो नालियाँ देखेंगे, खुदी हुई मिट्टी आप देखेंगे, तो इसमें किसी प्रकार की ईंटें जमा नहीं की गई है। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि यहाँ पर ईंटें जमा नहीं की गई है, यहाँ पर लकड़ी लगाई गई थी, जो कि अभी गल चुकी है, अभी सड़ चुकी है पूरी, उसकी भी मिट्टी बन चुकी है। ठीक है, तो इन नालियों के सारे कुछ अलग अलग प्रकार की यहाँ पर गली हुई लकड़ियों की मिट्टी यहाँ पर मिली है। तो ऐसा माना गया कि ये जो नालियाँ थी और इनका प्रयोग कच्ची मिट्टी से किया गया था। कच्ची मिट्टी से इनको बनाने में कच्ची लकड़ी का प्रयोग किया गया था। क्या बोल रहा हूँ, क्या निकल रहा है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा में नालियाँ बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। उत्तम जल निकासी व्यवस्था, ये आपको पता होना चाहिए। नियमित अंतराल पर साफ सफाई के लिए मैन होल्स बनाए गए थे। नालियों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ऊपर ढकने के लिए पक्की ईंट और पत्थर दोनों का प्रयोग किया गया है। अपवाद आपको पता होना चाहिए, बनावली से हमको नाली के साक्ष्य नहीं मिले, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और कालीबंगा से हमको जो नालियाँ मिलती है वो लकड़ी की हैं। ठीक है, तीन विशेषता अभी तक हमने देख ली है। अगली विशेषता बात करते हैं, चौथी विशेषता है जलाशयों का निर्माण। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगर के आसपास जलाशयों का निर्माण भी करते थे। ये भी क्या है, एक प्रकार की नगरीय विशेषता है। तो धोलावीरा में आप देखेंगे तो धोलावीरा में बहुत सारे हमको जलाशय यहाँ से मिलते हैं। ठीक, इन जलाशयों का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। तो जलाशयों से कुछ इस प्रकार से छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं। तो माना गया है कि जो नहरें हैं वो खेतों की तरफ जाती हैं और इनसे सिंचाई की जाती होगी। धोलावीरा के लोग जो पानी पीने के लिए कुएं का प्रयोग करते थे, नदियों का प्रयोग करते थे, इन जलाशयों का प्रयोग वो लोग सिंचाई कार्य के लिए किया करते थे। तो ये भी एक विशेषता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जलाशयों के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले, धोलावीरा से मिले हैं। स्पष्ट रूप से बहुत सारे जलाशयों के साक्ष्य हमको धोलावीरा से मिले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं और वहाँ पर 4 स्थल दिए हों, तो आपके माइंड में आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की ये तो विशेषता रही है, तो सभी स्थलों से हमको जलाशय के साक्ष्य मिले होंगे। स्पष्ट रूप से जो साक्ष्य मिले हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में, तो वो धोलावीरा से मिले हैं। तो धोलावीरा पर ही आपको टिक करना है, ऐसे हर किसी पे टिक नहीं करना है। ठीक है, पांचवी विशेषता हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि दुर्ग स्थापत्य की एक विशेषता है। इसको हमको दुर्ग स्थापत्य के साथ रखना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पर रख लिया, कोई बात नहीं, हम इसको पढ़ लेते हैं। कुंड या स्नानागार। ठीक, तो जो नगर नियोजन था, और नगर नियोजन में जो दुर्ग क्षेत्र था, दुर्ग क्षेत्र में एक बड़ी संरचना ये भी थी कि वहां पर स्नानागार भी बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, स्नानागार बनाए गए थे। कैसे थे स्नानागार, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। लंबाई चौड़ाई कई बार बड़ी एग्जाम जो होती हैं उनमें इस प्रकार से क्वेश्चन सेट कर दिए जाते हैं, कथन और कारण वाले, कि स्नानागार की लंबाई मात्र 7 मीटर थी, चौड़ाई 2 मीटर थी। तो ऐसा नहीं है, लंबाई 11 मीटर थी, चौड़ाई 7 मीटर थी और गहराई 2 मीटर थी। ठीक है, तो वहां पर आपको ये फैक्ट थोड़े से याद रखने पड़ेंगे।
11 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है और 2 मीटर ये गहरा है। कुंड के चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। यहाँ पर आप देखेंगे ये कुंड है, इसकी लंबाई चौड़ाई अभी आप देख चुके हैं। इसके चारों ओर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ कमरा है जो कि अभी नहीं है, अभी ये खंडर है। तो नीचे वाला भाग अभी भी आपको दिखाई देगा। तो ऐसा माना गया कि इधर क्या है, कमरे बनाए गए थे, चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। ठीक, तो चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। तल में डोमर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ईंटें जमा की गई हैं और उनके ऊपर डोमर डाली गई है ताकि पानी रिस करके नीचे ना जा सके। उत्तर दक्षिण से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो ये दिशा आपको ध्यान में रखनी है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्नानागार बनाए गए थे उनमें सीढ़ियाँ कौन सी दिशा से बनाई गई थी, कौन सी दिशा में बनाई गई थी। तो उत्तर और दक्षिण दोनों जगह, दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी। साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं आपको? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, तो ये विशाल स्नानागार के जो साक्ष्य हैं वो आप पे स्पष्ट रूप से मोहनजोदाड़ो जो स्थल है वहां से आप देख सकते हैं। इसका महत्व क्या था? तो कर्मकांडीय पवित्रता के महत्व की ओर ये संकेत करता है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ पर सामूहिक स्नान करते थे। और पहले भी हम जब धार्मिक विशेषता देखे थे तब हम ये समझ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कर्म कांडों में विश्वास करते थे। उनको तत्व ज्ञान था या नहीं था इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो कर्म कांडों में विश्वास करते थे। वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, वो सामूहिक स्नान में विश्वास करते हैं। तो सामूहिक स्नान का ये प्रतीक है, ये सामूहिक स्नान की ओर संकेत करता है। नहीं, आखिर कोई व्यक्ति इतना बड़ा कुंड क्यों बनाएगा? एक व्यक्ति के लिए तो बनाया नहीं जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पर पूरा नगर आकर के नहाता हो। ठीक, सामूहिक स्नान करता हो। तो ये क्या है? कर्म कांडीय पवित्रता के महत्व की ओर ये संकेत करता है। और ये जो अभी तक हमने सारी विशेषताएं पढ़ी हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन की विशेषताएं, जिसमें हम 5 प्रकार की विशेषताएं पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। आई थिंक आपको सारी चीजें, सारी विशेषताएं एक एक करके समझ में आई होंगी। ठीक है, नगर नियोजन में आपको सड़कों के बारे में याद रखना है, शहर के बारे में याद रखना है, शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था, उसके अपवाद क्या है, जल निकासी व्यवस्था आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दुर्ग स्थापत्य के बारे में पता होना चाहिए कि दुर्ग स्थापत्य में क्या क्या संरचनाएं बनाई गई थी। दुर्ग स्थापत्य में 2 महत्वपूर्ण संरचनाएं, एक विशाल अन्नागार को हमने डिटेल से पढ़ा, एक विशाल स्नानागार को हमने डिटेल से पढ़ा है। इसके अलावा नगर के आसपास जलाशय बनाए गए थे, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता में मकान कैसे बनाए गए थे, तो भवन स्थापत्य के बारे में भी हमने चीजें समझी हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। तो आज हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और नगर नियोजन, ये सारी विशेषताएं हम एक एक करके पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम सिंधु घाटी सभ्यता के एक एक स्थल के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक पुरा स्थल के बारे में समझेंगे कि कौन से पुरा स्थल से क्या मिला है और क्या हमको याद रखना है। एग्जाम की दृष्टि से हम पढ़ेंगे, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतिहासकारों ने बताई हैं, लेकिन सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा हो? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।